चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सेशन में हम सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो भी बिजनेस ओनर होते हैं तो अपना बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर को उस बिजनेस से प्रॉफिट होना चाहिए। करेक्ट, वो मेन ऑब्जेक्ट है कि प्रॉफिट करके हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से पैसे हम कैसे कमा सकेंगे, ये ऑब्जेक्ट रहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर का। तो जब प्रॉफिट करने के पहले करने के लिए क्या है कि हमें बहुत सारे जो चीजें, बहुत सारी प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो भी अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हमें हमारे जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जरूरत है, उनको हमें बेचना पड़ता है। नॉट ओनली सिर्फ बेचना पड़ता है, ताकि जो भी अपने मार्केट के जो प्राइस है, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग बेचना पड़ता है। तभी तो बिजनेस ओनर का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो जो लोग है, टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, वो ले सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि अगर हाई प्राइस रखा तो कस्टमर है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। तो उसीलिए बिजनेस में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और प्राइस अगर हमें कॉम्पिटिटिव रखने की है, रीजनेबल रखने की है, और जो भी हमारा मार्केट के अकॉर्डिंग उसको लोगों ने परचेस करना चाहिए, तो ऐसा अगर प्राइस रखा तो ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। उनको ज्यादा अच्छा सा हमने ऑफर दिए या अच्छा डिस्काउंट दिया तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जब हम देखते हैं कि कौन सा भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, हमारे एज ए एक्सटर्नल पर्सन है, तो हमें बहुत ज्यादा इजी लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये प्रोडक्ट है वो बेचती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एज ए एक्सटर्नल पर्सन हमें बहुत ज्यादा इजी लगता है। मगर दोस्तों, ये जो बिजनेस करने का है, इतना वो इजी नहीं रहता है। क्यों इजी नहीं रहता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें इनोवेशन होना ज्यादा जरूरी है, नया चीज है वो होना ज्यादा जरूरी है। ताकि आपने देखा जब मार्केट में जियो लॉन्च हो गया, तो उन्होंने कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया कि बहुत सारा पहले 3 मंथ से उन्होंने फ्री में ऑफर किया, आप 3 महीने यूज करो, हम पैसे भी नहीं लेंगे। तो लोग क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गई मार्केट में। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस तो छोड़ दो, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कि फ्री में यूज करने के लिए दिया, और उनके पास से जो हमारे कस्टमर है उनके उनके पास से कुछ चार्ज में उन्होंने चार्ज नहीं किया। उसके बाद में और एक्सटेंड किया और 3 मंथ्स के लिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा कैसे कस्टमर है वो हमसे जुड़ सके। तो उनकी क्या है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ताकि एक बार कस्टमर जुड़ गए तो अपना सेम है, अपना नंबर है, जल्दी चेंज नहीं करते। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। मगर उन्होंने उनके प्रोडक्ट में इनोवेशंस क्या लाया था कि सबसे ज्यादा हाई स्पीड जो 4G इंटरनेट है वो उन्होंने लाया था। उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, फास्ट इंटरनेट है उसका यूज कर सकते हैं, वो उसके पीछे एम था। और उस समय जो जियो का स्पीड है वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर एयरटेल, वोडाफोन, ये जो बाकी के
जो उसके कॉम्पिटिटर है उनका जो स्पीड है बहुत कम था। तो वो करने के लिए उनको क्या है कि वो लॉन्च करने के लिए उनको पहले से 4 साल 5 साल पहले से उनको तैयार किए उन्होंने। जो बड़े बड़े टावर है वो लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, फाइबर ऑप्टिकल है वो उन्होंने सब जगह से कनेक्टिविटी लाई। वो सब करने के पीछे कि उनको 4 साल 5 साल लगे। तो उसके बाद में लोगों को उन्होंने यूज करने के लिए अवेलेबल करवा दी। तो जो प्रॉफिट कमाना है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजी होती है, बहुत लोगों की वहां पे मेहनत लगती है। उसके बाद में कौन सी कंपनी अच्छे मार्केट में आती है, अपना प्रोडक्ट है बेचती है, नाम कमाती है। करेक्ट। तो ये सब ऑपरेशनल चीजें होने के साथ ही अकाउंट्स में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो आज में हम देखेंगे कि कैसे जो रेवेन्यू होने के बाद कौन सी चीज आती है, इंक्लूड होता है। और उसके बाद में बिजनेस ओनर को प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो बिजनेस अगर अच्छा किया तो प्रॉफिट होता है, मगर उसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो बहुत बार लॉस भी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारा प्राइस है वो भी हमें कॉम्पिटिटिव रखने का है। और एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट ऑफ द मंथ हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। करेक्ट। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसे नहीं कमाए, तो जो बिजनेस करते हैं तो उनके जो एफर्ट्स है वो क्या काम के। करेक्ट। तो हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है हम कैसे बनाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होता है कि जब हम अपने कॉलेज में देखा रहेगा कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, हम जब फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो क्या है कि कौन सा चीज है डेबिट को आता है, कौन सा क्रेडिट को आता है, ट्रायल बैलेंस आता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं हमारा जो फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और वो बैलेंस शीट वो टैली हो जाता है। तो क्या है कि वो नंबर हमारे पास होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमें एज पर 3 गोल्डन रूल है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको पोस्टिंग करते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि हमारे पास नंबर नहीं होते, हमारे अकाउंट जो डिपार्टमेंट है, अकाउंट पर्सन है, उनको जो नंबर है वो जनरेट करने पड़ते हैं, वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तभी वो नंबर्स है वो अवेलेबल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के लिए। तो उसके लिए नंबर कैसे जनरेट होते हैं कि हम देखेंगे कि किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या है कि हमने कल देखा कि पैसे आते हैं तो कैपिटल अकाउंट जनरेट होता है, बैंक में पैसे आ जाते हैं, कैश से पैसे आ जाते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, फिक्स असेट जो है वो जनरेट करते हैं, मशीनरी परचेस करते हैं, तो ऑफिस सेटअप हो जाता है। तो जब ऑपरेशन शुरू होता है तो उसमें पहली जो चीज है वो ट्रांजेक्शन है, वो होता है कि परचेस ट्रांजेक्शन। ताकि हमें क्या है कि रॉ मटेरियल है वो परचेस करना पड़ता है और रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस है वो करने पड़ते हैं। अगर और उसके बारे में हम जो मटेरियल है फिनिश गुड्स है वो सेल करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होता है कि वो मटेरियल परचेस का ट्रांजेक्शन होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें दो साइड होते हैं, एक तो डेबिट साइड होता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी परचेस होंगे, आपके सभी
ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है वो आपको डेबिट साइड को करना पड़ता है, और जो भी आपके इनकम रेवेन्यू हो जाएंगे तो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो हमें क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मगर क्रेडिट साइड के कौन से सेक्शन में आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में आता है कि एक 3 मेन सेक्शन आ जाते हैं। एक तो है कि इनकम एंड रेवेन्यू, दूसरा है कि क्लोजिंग स्टॉक, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या रॉ मटेरियल या फिनिश गुड का जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक है वो यहाँ पे हमें ऑडिट होने के बाद कितना फिजिकल स्टॉक वेरीफाई होने के बाद उसके जो नंबर है वो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं। तो उसमें तीसरा चीज होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, तो हम देखेंगे वन बाय वन उसके ऊपर। और डेबिट साइड्स को जो आते हैं वो जो मेन 3 सेक्शन होते हैं। एक तो एक ही परचेस ऑफ मटेरियल, दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स हमारे अकाउंटिंग में लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तीसरा होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डेबिट साइड को 3 सेक्शन है और क्रेडिट साइड को 3 सेक्शन है। और जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है कि आपने अगर अच्छा बिजनेस किया तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अगर बिजनेस अच्छा नहीं हो गया तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, यहाँ पे लॉस आएगा। तो ये ज्यादा क्रूशियल है कि बिजनेस में प्रॉफिट आना है या लॉस बनाने का इसमें, करेक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि हम जो अकाउंटेंट है, तो बिजनेस ओनर को जो भी डायरेक्टर है उनको हमें ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रेजेंट करना पड़ता है कि जो भी हमने पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर क्वार्टर में या पर्टिकुलर ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन किए, जो भी बिजनेस किया है उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं कि हमारा टैली के अकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें कैसे अंडरस्टैंड करने का है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो परचेस करने पड़ते रॉ मटेरियल या कोई ट्रेडिंग करता रहेगा तो फिर वो फिनिश गुड्स है, मीन्स एक जगह से परचेस करता है मटेरियल और दूसरे जगह दूसरे कस्टमर को बेचता है, और उसमें जो भी मार्जिन बचता है तो उसमें कुछ हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और कुछ अमाउंट है एज ए प्रॉफिट करके हमारे पास बचती है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मीन्स मटेरियल परचेस करते हैं तो उसमें 2 चीज होती है कि एक तो एक ही ओपनिंग स्टॉक हो जाता है कि जो भी लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है एज ओपनिंग स्टॉक करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो टैली में भी क्या है कि ओपनिंग स्टॉक करके एक लेजर है वो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सेक्शन है और यहाँ पे हमारा है कि ग्रुप है। तो ग्रुप के बाद में क्या है कि हमने देखा कि कल जो भी हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्री होती है तो उसमें होता है कि 3 टाइप के स्टॉक होते हैं कि एक तो कि रॉ मटेरियल, दूसरा होता है फिनिश प्रोडक्ट, एंड तीसरा होता है कि स्टॉक इन WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो उसमें क्या है कि बहुत बार जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 2 3 4 दिन या 10 दिन भी लगते हैं। तो जो भी कोई एक प्रोडक्ट बनाते समय तो उसमें जो भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो गया तो काम चालू है उस प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर जो भी
स्टॉक्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है तो उसको स्टॉक इन WIP कहा जाता है। तो ये 3 चीजों को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी बिजनेस के अकॉर्डिंग। मे बी अगर अलग अलग बिजनेस प्रोसीजर रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में भी, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, सिर्फ एक मटेरियल है, मीन्स लैपटॉप परचेज कर रहा है और कस्टमर को बेच रहा है, तो उस केस में क्या है कि रॉ मटेरियल नहीं आएगा, स्टॉक इन WIP नहीं आएगा, उसमें सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा। करेक्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट रहेंगे, ये 2 चीजें नहीं रहेंगे। तो उसका क्या है कि जहां पे भी आप आगे जाके करियर बनाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे काम करने के लिए, तो सभी बिजनेस में जो ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस प्रोसेस है, वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू उनके प्रोडक्ट क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें भी और भी, ये तो लेजर हो गए, ये जो लेजर है हमें वो क्रेडिट करने पड़ते हैं, और लेजर क्रेडिट क्रिएट करने के बाद में हमें इन्वेंटरी भी मेंटेन, अभी फिनिश प्रोडक्ट है, बहुत बार क्या है कि बहुत सारे लोगों बहुत सारी कंपनियां में फिनिश प्रोडक्ट के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं कि मल्टीपल। तो हमें फिनिश प्रोडक्ट के जो भी इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्टिव, ये जो इन्वेंटरी के अंडर स्टॉक आइटम है वो हमें क्रिएट करने पड़ते। हम अभी 1-2 लिखेंगे, ज्यादा डीपली नाम में नहीं जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट ऐसे करके जो इन्वेंट्री के नाम है वो करने पड़ते हैं। मे बी ये फिनिश प्रोडक्ट में वैसे 1-2-3 जितने भी प्रोडक्ट है उसके इन्वेंट्री नेम हो सकते हैं, या रॉ मटेरियल में भी हमने यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल्स रहते हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं। और वर्क इन WIP उसमें भी सेग्रीगेट होता है कि इतना इतना मटेरियल है, हमने पुट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, तो इसका जो वैल्यू है वो हमें कैसे मिलेगा, जब भी आप अकाउंट करेंगे ना, तो ये जो है कि आपके पास रेडीमेड अमाउंट नहीं रहेंगी। तो उसके लिए क्या है कि एक प्रोसेस होती है कि स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है कंपनी में एवरी मंथ। जब भी मंथ क्लोज होता है, क्वार्टर क्लोज होता है, कोई ईयर क्लोज होता है, तो उसका जो स्टॉक वेरिफिकेशन जो होता है वो करना पड़ता है। और स्टॉक वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो अमाउंट है हमारे पास आते है कि ये अमाउंट इतना है, तो मैच करना पड़ता है जो हमने परचेस किया मटेरियल है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास है, तो एज पर बुक एंड जो फिजिकल है वो करेक्ट है या नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हम देखेंगे कि परचेस स्टॉक्स एंड ट्रेड। तो परचेस स्टॉक्स एंड ट्रेड क्या है कि जो भी परचेस मटेरियल करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ग्रुप हो गया, तो अलग अलग टाइप के हमें मटेरियल है वो परचेस करने पड़ते हैं। अभी GST के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें परचेस में अलग अलग लेजर से वो बनाने पड़ते हैं। तो हम एग्जांपल लेते, परचेस 5% GST, जो भी 5% GST में जो मटेरियल परचेस किया है वो हम उस लेजर के अंडर पोस्टिंग करेंगे। अभी GST में क्या है कि अलग अलग रेट है, किसी का 5% है, कुछ मटेरियल का 12% है, कुछ जो मटेरियल है वो 18% है, ऐसे ऐसे अलग अलग 3 रेंज है। और कुछ जो मटेरियल होता है वो एग्जम्प्टेड होता है, उसमें कुछ GST चार्ज नहीं होता है। तो हमारा जो भी परचेस के कैटेगरी है, तो उस मटेरियल है, तो उस मटेरियल को कितना GST चार्ज होता है हमें वो देखना पड़ता है। वो चार्ज कैसे होता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल को कितना GST एप्लीकेबल है।
तो एक तो कि जब भी ट्रांजेक्शन होता है कि परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है कि मटेरियल परचेस करता है, और मटेरियल परचेस के होने के बाद में तो परचेज डिपार्टमेंट है, चलन एंड इनवॉइस है वो उनको मिलती, और चलन एंड इनवॉइस बनने के बाद वो क्या कर लेते, वेरीफाई करते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर लेते, ताकि वो क्या कर लेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, और उस पार्टी को पेमेंट प्रोसेस करने के लिए उसको यूज होता है। तो उस समय हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो 5% जीएसटी के अंडर आ जाता है। मगर क्या है कि हमें सिर्फ वो जो इनवॉइस है उसके बेसिस पे डिपेंड नहीं रहने का है। तो कई कई बार अगर गलती से एक मटेरियल का 5% जीएसटी है, अगर गलती से उन्होंने 12% चार्ज करके हमें इनवॉइस दिया, तो लॉस किसका हो जाएगा, हमारे होंगे, कि हमें ज्यादा पैसा है वो हमें पे करना पड़ेगा। ताकि क्या है कि जीएसटी में एक शेड्यूल है कि मटेरियल के जो मटेरियल की कैटेगरी है, वो मटेरियल के कैटेगरी के अकॉर्डिंग जीएसटी का रेट कितना है। एज अ अकाउंटेंट हमें ये भी वेरीफाई करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है और इनवॉइस आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो अलग अलग पैरामीटर होते हैं जो चेक करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो कौन से कैटेगरी में आता है और उसको कितना टैक्स यानी जीएसटी चार्ज होता है। करेक्ट। तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। दूसरा लेजर आएगा परचेस 12% जीएसटी। ताकि कैटेगरी जब बनाएंगे तब हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो उस समय हमें इसका टैली करते हैं या वेरीफाई करेंगे तो उस समय हमें यूज होता है। तो ये आ जाएंगे यहाँ पे परचेस अलग अलग। इसमें क्या कभी कभी क्या है कि हमें सर्विसेज भी लेनी पड़ती है। तो सर्विसेज लिया और हमने इनवॉइस है सर्विस चार्ज, सर्विसेज 18%, जो भी सर्विसेज है वो सभी 18% जीएसटी के अंडर आ जाती है। तो सर्विसेज बोलेंगे या सर्विस चार्ज बोल सकते हैं हम यहाँ पे, सर्विस चार्जेस 18% के अंडर। तो परचेस किया मटेरियल, तो अलग अलग कैटेगरी के अंडर परचेस हम लेजर से वो क्रिएट करेंगे, और सर्विस चार्जेस रहेंगे। तो सर्विस चार्जेस है वो सभी टाइप के सर्विस चार्जेस वो सिर्फ 18% जीएसटी के अंडर आते हैं। तो उसको एक ही लेजर क्रिएट किया तो भी चलता है यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग जो ये लेजर हमें करना पड़े, ये हो गए हमारे लेजर्स हो गए, और ये हो गया हमारा परचेस का ग्रुप, और ये हो गई कैटेगरी। करेक्ट। तो ये आपको जब अकाउंटिंग करेंगे या जो भी लेजर बनाएंगे टैली में, तो इस टाइप में लेजर बनाने पड़ते हैं। करेक्ट। दूसरा देखेंगे हम सेकंड कैटेगरी, एक ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या है कि हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से ग्रुप से वो आ सकते हैं, कि यहाँ पे 3 ग्रुप आ सकते हैं, कि लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और दूसरा है कि अदर डायरेक्ट कॉस्ट। लेबर चार्जेस में क्या आ सकता है, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी एम्प्लॉय है उनको हम सैलरी देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कि एम्प्लॉय सैलरी। और यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी हमारे पास 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक तो है कि फैक्ट्री
में जो लोग काम करते हैं तो उनको जो सैलरी देते हम, तो वो आता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और जो भी हम सैलरी देते हमारे ऑफिस स्टाफ को, उसके लिए जो भी सैलरी पे करते हो हमारे आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे हम वेजेस है वो यहाँ पे बोलते हैं कि फैक्ट्री वेजेस, वेजेस ऑब्लिक सैलरी। ऐसा जो कैटेगरी ये हमें लेजर से वो क्रिएट करना पड़ता है। बहुत बार क्या है कि हमें ओवर टाइम है वो भी देना पड़ता है कि 8-9 घंटे से ज्यादा अगर किसी ने ओवर टाइम किया तो उस समय हमें ओवर टाइम भी देना पड़ता है, तो उसका भी अलग से लेजर है वो क्रिएट करना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि एज अ बिजनेस में हमें एज अ अकाउंटर हमें सभी पता चलना चाहिए कि कितना अमाउंट हमने 8 घंटा के लिए या नॉर्मल रूटीन जब शिफ्ट चलेंगे तो उस समय कितना सैलरी का कॉस्ट है वो आने वाला है, और कितना कॉस्ट है हमने या कितने एक्सपेंसेस हमने किए कि उसके कारण एम्प्लॉय को ज्यादा काम करना पड़ा, ओवर टाइम करना पड़ा। वेजेस ओवर टाइम या ओटी भी बोलते हैं वहां पे, करेक्ट। तो ये कर सकते हैं। दूसरा आएगा कि हम क्या कर लेते हैं कि जो भी फैक्ट्री के लोग होते हैं उनको बोनस दिया जाता है कि फेस्टिवल बोनस होता है, तो बोनस ऐसे अलग अलग कैटेगरी है। बहुत बार कभी क्या है कि लोगों को हम लीव देते हैं, मतलब छुट्टियां मिलती है, तो उस समय अगर उन्होंने अगर छुट्टी अवाइल नहीं की, ज्यादा काम किया और छुट्टी नहीं ली, तो उसका भी क्या है लीव इनकैशमेंट भी मिलता है। लीव इनकैशमेंट वो भी देना पड़ता है। वो भी जब हम फैक्ट्री के लेबर को देंगे तो उसका जो अमाउंट है हमें अकाउंटिंग में कंसिडर करना पड़ता है। तो अलग अलग रिलेटेड टू लेबर सभी जो एक्सपेंसेस आएंगे वो लेबर चार्जेस के अंडर हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करके हमें अकाउंटिंग करने पड़ेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ग्रुप के अंडर ट्रांसपोर्ट चार्जेस करके लेजर ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आ जाएंगे वो अदर डायरेक्ट कॉस्ट या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर वो आएंगे क्या कि फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो यहाँ पे आ जाएंगे कि फैक्ट्री के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है वो यहाँ पे आएगा। तो फैक्ट्री के लिए क्या है कि हमने फैक्ट्री रेंट पे किया तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मशीन के लिए कुछ मेंटेनेंस हो गया, मशीन जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होते हैं तो बहुत बड़े बड़ा मशीन से वो यूज किया जाता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए क्या है कि मशीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करके लेजर होता है वो क्रिएट करना, मेंटेनेंस वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आ सकता है कि फैक्ट्री के लिए जो सिक्योरिटी चार्जेस है वो पे करने पड़ते, तो यहाँ पे आएंगे। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस आ जाएंगे डायरेक्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए जो भी एक्सपेंस आएंगे, तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप देके अलग अलग जो लेजर्स है ऐसे वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं।
तो एक बार कैटेगराइज हो गया हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेजर से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो लेजर्स है वो में भी नाम चेंज हो सकता है, मगर नॉर्मल इसी टाइप में जो लेजर्स है वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो आ जाता है कि अदर देन डायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, वो छोड़ के बाकी का जो भी एक्सपेंसेस आ जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो कौन से ग्रुप में आता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स कौन से है कि जो भी ऑफिस में काम करते हैं कि वो आ जाता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे कि मार्केटिंग प्रमोशन डिपार्टमेंट आ जाता है, या डायरेक्टर को हमने कुछ सैलरी दी। तो ऐसे अलग अलग जो भी ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर आता है। तो यहाँ पे आएगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या आता है कि एम्प्लॉय की सैलरी। तो क्रिएट करेंगे हम लेजर एम्प्लॉय सैलरी के लिए। एम्प्लॉय को क्या करते हैं हम बोनस भी देते हैं। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया था कि बोनस करके। तो उस समय क्या है कि जब टैली में आप ये करेंगे क्या कि सेम नाम का यहाँ पे सेम स्पेलिंग का लेजर से हम 2 बार क्रिएट नहीं हो सकता। तो वहां पे जब हम क्रिएट करने को जाएंगे तो वहां पे एरर देगा। तो हमें क्या है कि ये जो लोग हैं उनको भी बोनस दिया है जो फैक्ट्री रिलेटेड है, और बाकी के जो एम्प्लॉय उनको भी बोनस दिया है। तो मगर हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कि कितना बोनस किसको दिया, और उसका टैली में सेम नाम का सेम स्पेलिंग का जो लेजर्स है वो 2 बार हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या है कि अलग नाम देना चाहिए यहाँ पे। हम लेजर को नाम देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉय बोनस, ताकि समझ में आएंगे कि फैक्ट्री के लिए जो भी एम्प्लॉय को बोनस दिया है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा सिर्फ एम्प्लॉय बोनस। यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि जो ऑफिस स्टाफ के लिए हमने कितना बोनस दिया। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग स्पेलिंग होना ज्यादा जरूरी है, तभी वो क्रिएट करने के लिए हमें अलाउड करेगा टैली में लेजर। अगर सेम नाम का लेजर रहेगा तो टैली जब हम लेजर क्रिएट करेंगे वहां पे एरर देता है, वो मैसेज देता है कि डुप्लीकेट लेजर नेम करके। तो हमें एक प्रिकॉशन लेने की, डुप्लीकेट लेजर नेम हम बना नहीं सकते वहां पे। करेक्ट। तो उसमें और भी कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आएंगे। तो यहाँ पे आएगा कि हम एम्प्लॉय वेलफेयर करके कुछ एक्सपेंसेस है, वो होता है कि यहाँ पे आएगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस में जो भी कुछ इवेंट होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है या कुछ एनुअल फंक्शन जो होते हैं, तो वेलफेयर एक्सपेंसेस में वो चला जाता है। कोई कभी ऑफिस में ब्रेकफास्ट या ऐसा कुछ चीजें स्नैक्स वगैरह मंगाया तो इस वेलफेयर एक्सपेंसेस में जाता है। दूसरा है कि हम बहुत बार अभी ये हो गया है कि एनुअल बोनस है वो दिया जाता है। एक तो है कि जो दिवाली को जो बोनस दिया जाता है वो तो देते हैं,
मगर उसके अलावा जब हमें एक सैलरी मिलती है, उस सैलरी में दो टाइप के बेनिफिट हो, तो एक तो है कि मंथली सैलरी, और दूसरा होता है कि एनुअल बोनस या इंसेंटिव बोलते हैं। कोई इंसेंटिव दिया तो यहाँ पे हम उसके लिए लेजर है एम्प्लॉय इंसेंटिव करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में जब हम डिफाइन करेंगे वहां पे, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएगा। जब रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे तो वहां पे हमें ये सब चीजें का कैटेगराइज करना जरूरी है। दूसरा है कि ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में हो सकता है कि ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ऑफिस रेंट हो सकता है, करेक्ट। ऑफिस में एक्सपेंसेस है जो भी क्लीनिंग वगैरह के लिए हुआ है, ऑफिस के लिए कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, तो वहाँ पे ऑफिस रिपेयर्स मेंटेनेंस करके, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस करके लेजर से वो क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ पे आएंगे कि टेलीफोन, यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे जो भी ऑफिस रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आएंगे, तो अलग अलग कैटेगरी में हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग लेजर हम टैली में बना सकते हैं। दूसरा है अभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स में है कि सेल्स के लिए हमने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कुछ किया, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी की, ठीक है, या कुछ एग्जीबिशंस वगैरह किया, तो एडवर्टाइजमेंट में वो सब चीजें आ सकते हैं यहाँ पे। या कोई सेल्स के लिए हमने कमीशन दिया, यहाँ पे हम सेल्स कमीशन दे सकते हैं, या सेल्स के लिए हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट आ जाता है यहाँ पे। तो ये सब चीजें सेल्स रिलेटेड यहाँ पे आएंगे। दूसरा है कि बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे हम जो ग्रुप है वो आ जाएगा कि फाइनेंस कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आने, एक ग्रुप हो गया हमारा फाइनेंस कॉस्ट का, उसमें लेजर क्या आ सकते हैं, बैंक चार्जेस। दूसरा लेजर आता है कि जब हमने लोन लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन करके एज ए लेजर से वो आ जाएंगे। दूसरा होता है कि हमने सीसी या ओडी फैसिलिटी यूज किया, इंटरेस्ट ऑन सीसी ऑब्लिक ओडी, तो अलग लेजर से वो बना सकते हैं। अगर हमने थर्ड पार्टी से, दूसरे से, बैंक छोड़ के दूसरे किसके पास से अगर हमने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लिया है या फाइनेंस किया है, तो उस समय भी हमें अलग कैटेगरी में इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अंडर हमें
लिखना पड़ता है। ये सब चीजें बैंक के रिलेटेड या जो भी फाइनेंस मनी के रिलेटेड डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस रहेगा तो फाइनेंस कॉस्ट करके लेजर से उसके अंडर हमें डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा आएंगे कि ये डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो कैटेगरी हो गई, तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी आ सकता है कि डिप्रिसिएशन फैक्ट्री एसेट्स। तो फैक्ट्री एसेट के लिए जो भी डिप्रिसिएशन है वो अलग हमें डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा कि डिप्रिसिएशन ऑफिस एसेट्स। ऑफिस एसेट के लिए कौन से डिप्रिसिएशन अलग हम मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। और ये छोड़ के कुछ भी बाकी के कुछ एक्सपेंसेस हो गए तो यहाँ पे हम यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कुछ नॉमिनल कुछ चार्जेस होते हैं, तो अगर इसमें कुछ किसी लेजर में अगर डिफाइन नहीं हुआ है तो हमें अदर एक्सपेंसेस करके एक ग्रुप बना के वहां पे हम छोटे छोटे नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, उस एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हमने सिर्फ ये जो एग्जांपल है उसके लिए देखे कि इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस में करने पड़ते हैं। ये तो हम सिर्फ एक एक ग्रुप में एक चार पांच कैटेगरी है वो बनाए, मगर जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे बड़ी कंपनी में जाएंगे तो ये जो लेजर्स है वो एक एक कैटेगरी में 10 12 अलग अलग लेजर्स है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उससे क्या है कि वो डीप जाके हमें बिजनेस का जो एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं, वहां से हमें अच्छा सा आउटपुट मिल सकता है। जो भी कॉस्ट कंट्रोल जब हम करते हैं तो उस समय जितना अच्छा हमने एक्सपेंसेस की जो क्राइटेरिया एक्सपेंसेस की जो कैटेगरी है वो हमने अगर बनाई तो उस समय हमें जब एनालिसिस करेंगे तो उस समय हमें पता चलता है कि किसी महीने में ज्यादा एक्सपेंसेस क्यों हो गया, किसी महीने में कम एक्सपेंसेस क्यों हो गया। और हम कॉस्ट कंट्रोल के लिए एज अ अकाउंटेंट जो कंपनी के डायरेक्टर है बिजनेस ओनर है तो उनको हम क्या करेंगे कि ऐसा जो आउटपुट है एनालिसिस है हम दे सकते हैं। तो उस समय जब भी आप अकाउंट्स में जॉब करेंगे काम करेंगे तो आपको जितना अच्छा बाइफर्केशन होंगे से अलग अलग कैटेगरीज है वो हमें करने चाहिए ताकि आपको भी उसमें क्लैरिटी आ जाएंगी। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। करेक्ट। ये तो हो गया कि हमने सब देखा कि एक्सपेंसेस कैसे आते हैं। दूसरा है कि हमारा इनकम एंड रेवेन्यू। तो जो टर्नओवर बोलते हैं बिजनेस का टर्नओवर कितना आया है तो हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सब इनकम एंड जो रेवेन्यू है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं कि इनकम एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे दो टाइप के इनकम एंड रेवेन्यू होते हैं, एक तो है कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है कि इनकम फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड। इसका है कि सर्विसेज अगर कोई इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही है तो सर्विसेज कैटेगरी में आना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के कैटेगरी में आया था। तो इसमें भी क्या है कि जब हम प्रोडक्ट सेल्स करेंगे तो इसमें भी हमें जीएसटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज है वो करने पड़ेंगे एज अ जीएसटी कंप्लायंसेस। तो सेल्स है वो कितने परसेंटेज के अंडर आता है तो अलग अलग हमें लेजर से वो हमें बनाने पड़ते। जब भी हम जीएसटी की जो लाइबिलिटी वो हम कैलकुलेट करेंगे तो उस समय ऐसे जो लेजर होने के बाद हमें आइडेंटिफाई होता है। जब हम टैली करेंगे या कहाँ पे मिसमैच आ गए हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग आए। अभी कभी कभी सेल्स जो है तो एग्जम्प्टेड भी होता है। एग्जम्प्टेड करके तो सेल्स एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पे आएंगे मैं अलग अलग कि एग्जम्प्टेड 5% हो
5%, 12% एंड 18%। तो ऐसे करके हमें कैटेगरी ए वो यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। और सर्विस चार्जेस है वो तो सिर्फ एक ही कैटेगरी में आता है कि 18% जीएसटी में। तो यहाँ पे सर्विस चार्जेस है वो लिख सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि हमने जब परचेस कैटेगरी में यहाँ पे भी हमने एक सर्विस चार्जेस करके कैटेगरी बनी कि सर्विस चार्जेस 18%, करेक्ट। तो सेम कैटेगरी यहाँ पे नहीं होंगी सर्विस चार्जेस जो है, तो अलग नाम कुछ हमें देना पड़ेगा। सर्विस चार्जेस रिसीव्ड है वो 18% जीएसटी, ऐसा आपको नाम देना पड़ेगा। ताकि क्या है कि टैली में एक ही लेजर के एक ही स्पेलिंग के दो लेजर हम बना नहीं सकते। रिसीव्ड मीन्स क्या है कि इनकम हो गया तो रिसीव्ड करके दे सकते हैं, और यहाँ पे हम सर्विस चार्जेस 18% जो कि है वो परचेस के अंडर यहाँ पे आएगा। तो अलग अलग कैटेगरी का लेजर बनाना यहाँ पे जरूरी है। तो जो भी आप इनवॉइसेस बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस लेजर में के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है सेम। जब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो सेम कैटेगरी यहाँ पे होता है कि रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट एंड WIP। तो रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, और तीसरा आएगा कि स्टॉक इन WIP आएगा। तो उसके अंडर आ लेंगे कि आपका जो रॉ मटेरियल है तो कितना, कौन से आइटम स्टॉक आइटम है वो आएंगे कि प्रोडक्ट 1 2 3, ऐसे हमने यहाँ पे किया था। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट का नाम आएगा प्रोडक्ट 2। ऐसे जो जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे आएंगे। तो सेम इन्वेंट्री में भी सेम ऐसा होगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। मैं अभी एग्जांपल के लिए 1 2 सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी स्टॉक आइटम रहेगा तो यहाँ पे आप जो नाम है यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा है कि ये हमने दो कैटेगरी जो मेन है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, परचेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। वैसा ही स्टॉक्स जो है तो परचेस सेल करने के बाद यहाँ पे हमें अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करने पड़ते हैं। और वो छोड़ के कुछ इनकम भी आ जाता है हमें कि अदर देन मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी छोड़ के उससे अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कुछ हमें इनकम आया तो उसमें हमें अदर इनकम में डिफाइन करना पड़ता है। तो उसमें क्या आता है कि इंटरेस्ट रिसीव, अगर कोई हमने फिक्स डिपॉजिट रखा है हमारे बैंक में तो वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव करके यहाँ पे आ जाता है। तो हमें क्या है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड में हमें कि इंटरेस्ट अलग लेजर से वो क्रिएट करना पड़ता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ग्रुप हो गया, तो लेजर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये जो है कि हमारे पास अगर फिक्स डिपॉजिट है और वहां से हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला तो उसका जो अमाउंट है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में हमें दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास मोर देन वन फिक्स डिपॉजिट है, मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट है, तो सबका मिला के जो भी इंटरेस्ट आएगा तो इसी लेजर को हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड आता है कि डिविडेंड रिसीव करके लेजर से वो बनाएंगे। डिविडेंड रिसीव करके तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अंडर अलग अलग हमें लेजर, कुछ अदर एक्सपेंसेस, कुछ रेवेन्यू आ गया, कुछ नॉन एक्टिविटी
क्या अकॉर्डिंग? अदर इनकम भी हम उसको लेजर बना के उसके अंडर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये सब कौन से कैटेगरी में आता है और कौन से ग्रुप बना के उसके बाद में हमें लेजर बनाएंगे। तो जब भी टैली जो होता है ना, टैली में क्या होता है कि सबसे पहले जब देखेंगे हम, तो ये जो 3 चीजें वो सिर्फ यहाँ पे हमें दिखते हैं, कि बाकी सब हमें क्रिएट करना पड़ता है टैली में। ये क्या है कि डेबिट साइड को यहाँ पे आएंगे कि इनकम, रेवेन्यू, या यहाँ पे परचेस करके भी होता है टैली में, परचेस अकाउंट करके होता है यहाँ पे। और यहाँ पे होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से यहाँ पे होता है कि आपका सेल्स अकाउंट, करेक्ट। तो परचेस अकाउंट होता है स्टॉक, अदर इनकम, और ये जो कैटेगरी ये होती है। मगर इसके बाद में जो भी ग्रुप्स है वो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, सेल्स ऑफ सर्विस है, ये ग्रुप हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। ये जो लेजर्स है वो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। इसमें भी देखिए कि जो 2 लेजर्स है वो हमें, लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ग्रुप भी हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फ्लो है कैसा होना चाहिए, ताकि इसके जो भी टोटल एक्सपेंसेस है तो ग्रुप का टोटल हो जाएगा, करेक्ट। ये ग्रुप का टोटल होगा, ये 2 भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस का टोटल इसमें आ जाएगा, ये जो भी अदर डायरेक्ट कॉस्ट है उसका टोटल इसको आएगा, और ये जो तीनों का जो टोटल है वो किया तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका टोटल आने वाला है। तो ऐसा करके जो फ्लो है होते हुए जो डायरेक्ट कॉस्ट है हमें मिलती है, पूरा टोटल है हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, करेक्ट। तो आपको ये कैटेगराइज कैसे करते हैं, एक बार आपको पता चला ये सब पूरा फ्लो है वो आपको पता हुआ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसके जो पीडीएफ कॉपी है वो हम आपको शेयर करेंगे। आप आज क्या जो सेशन है, ठीक है, वो होने के बाद आप उसको स्टडी करो कि कौन से आते हैं कौन से नहीं, ताकि कल से हम जब मेन अकाउंटिंग है टैली है उसमें काम शुरू करना पड़ेगा, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप कैटेगरी है कौन से ग्रुप में आती है, और कौन कैसे लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये जो बनाया है, जो उसका जो पीडीएफ कॉपी मैं आपको शेयर करता हूं, तो आप उसको आज दिन भर में उसको रिव्यू करो, चेक करो, थोड़ा स्टडी करो, और कल हम हमारा जो मेन टैली है उसके ऊपर हम काम है वो शुरू करेंगे।